आपसे करिए तो शायद आवाज वगैरह और बेहतर होगी। तो हम इसका तुम्हें लिंक दे दे। सर लाइव स्टार्ट हो चुका है। ये लिंक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो मैं यहाँ से अभी टेम्परेली निकल रहा हूँ। लीव करना होगा या नहीं पता जी नहीं। जी जी ऐसे जी ही हम बाहर निकले। जी सरिता जी शुरू करिए तब तक। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज हम सभी यहाँ पर फेसबुक पेज पर लाइव हैं और आज का यह जो कार्यक्रम है वो एक पुस्तक विमोचन का है, जो कि जिसके लेखक हैं आदरणीय वीसी राय नया जी, और पुस्तक का नाम है खुशबू बसंत की। तो सर हम लोग के साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। उसके पहले मैं मावाड़ी को याद करती हूँ और 2 लाइन पढ़ती हूँ जो हम लोग बचपन में प्रार्थना किया करते थे। जी स्वागत है। के समझ या कुंदेन तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत विदेमय सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तो इसी के साथ मैं मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन है। और शरद सर, विनोद शंकर जी, कृष्ण कुमार बेदी सर, विकी प्रशांत जी जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और आज की संचालिका डॉक्टर महिमा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं मंच आपके हाथ में देती हूँ जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। माँ वीणा वादनी को याद किया आपने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण किए और हम बस इंतजार कर रहे हैं वीसी राय जी के जुड़ने का। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं हम सभी के जीवन में। वो शब्दों का भंडार, शब्दकोश का भंडार तो होती ही है। शब्दों को जोड़ के जो हम भाव रचते हैं, जो भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं, शब्द वही होते हैं, तो एक सुंदर सी पुस्तक बनती है। और जो भी लेखक उसको लेके आता है, उसके पीछे उसके अपनी भावनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं, उसके सपने होते हैं और एक उसके जीवन का जो सफर होता है, उसको वो शब्दों के द्वारा भावों में पिरो के अपने जो हृदय के उद्गार है उनको उन पन्नों पे समेट के रख देता है। तो जब पुस्तक आती है तो जो भी उसका रचयिता होता है, लेखक होता है, तो उसके लिए वो उसके बच्चे के समान होती है। तो जब पुस्तक का आवरण आता है, जब उसके हाथों में आती है, तो वह फलीभूत हो उठता है, खुश होता है कि उसके सारे सपने जो है फलीभूत होके उसके हाथों में आ गए हैं। तो पुस्तक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती, पाठक के लिए भी और लेखक के लिए भी और प्रकाशक के लिए भी। अब प्रकाशक को हम लोग सोचते हैं कि प्रकाशक का भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जब हम उसके पास अपना संग्रह भेजते हैं और जब हम जाते हैं हमारी चीजें। वीरेंद्र राय आया। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। तो जब हम प्रकाशक के पास अपनी पुस्तक भेजते हैं, जब उसमें सारी चीजें संग्रहित करके लिख के भेजते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी पुस्तक है, हम ये करना चाहते हैं। विक्की जी सुन रहे होंगे।
और वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो जब उनके पास पुस्तक जाती है, तो जैसे हम बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं ना, विद्यालय भेजते हैं, तो हमारे मन में बड़े संशय होते हैं कि इसको चोट तो नहीं लग जाएगी, ये खराब, मतलब कुछ इसको दिक्कत तो नहीं होगी, ये इतनी देर कैसे रहेगा। तो ऐसे जब हम पुस्तक देते हैं, पुस्तक का मटेरियल देते हैं, तो प्रकाशक से हम 100 सवाल करते हैं कि अच्छा कैसे करेंगे आप, फ्रंट पेज कैसा होगा, भूमिका कैसी होगी, कितने पृष्ठ आएंगे। तो प्रकाशक बड़े धैर्य और धीरज से हमारी जो उत्कंठा होती है, जो हमारे प्रश्न होते हैं, उनको जो है शांत करने का प्रयास करते हैं। और वो जो है हमारे जो मेहनत होती है, जो हमारा संचयन होता है, उसको इतना मूर्त रूप देते हैं। और कहा जाए तो शिलालेख तो बनता है, लेकिन लिखने वाला अलग, और जो प्रकाशक होते हैं वो उसमें रंग भरते हैं और उसको जो है हमारे सामने एक सुंदर रूप में लेके आते हैं। और जब हमारे हाथों में वो पुस्तक आती है, तो कहते हैं सपने फलीभूत हो गए, और जी उठता है, वो पात्र जी उठता है, वो कहानियां जी उठती हैं, वो कविताएं जी उठती हैं। तो प्रकाशक का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है लेखक के बाद। तो दोनों का चोली दामन का साथ है, क्योंकि अगर प्रकाशक लेखक की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, तो मुख पृष्ठ और बाकी जो और उद्गार होते हैं, फिर वो तालमेल नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का चोली दामन का साथ है। और आजकल जो है होड़ लगी हुई है सबकी, लेकिन उसमें भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और निसंदेह बहुत अच्छे लोग हैं साहित्य में आज भी। सागर है, साहित्य बहुत बड़ा सागर है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मोती हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब अच्छे लोग अच्छे मंच पे एक साथ अच्छे लोगों से जुड़े हैं। तो इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज के अपने संध्या की ओर हम अग्रसर होते हैं। और जो हमारे लेखक हैं, जो प्रिय लेखक हैं, वीसी राय नया, उनका नया जो है तखल्लुस है। तो वीसी राय नया जी जो है, उनकी एक नई पुस्तक अभी आई है, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है खुशबू बसंत की। तो थोड़ा सा उनके बारे में आप लोग को दोस्तों बताती हूँ मैं। वीसी राय जी जो हैं, बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, काफी पुस्तकें वो लिख चुके हैं। लखनऊ में उनका स्थायी निवास है, और लगभग 80-81 वर्ष की उनकी आसपास उनकी उम्र है। लेकिन उम्र पे मत जाइएगा, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं, मैंने पढ़ी है उनकी पुस्तक। और हर भाव, हर पक्ष, जिंदगी के हर सफर को उन्होंने अपने पुस्तक में समेटा है। और उनकी जो शिक्षा है, वो आप समझ लीजिए, जो गढ़ है हमारे उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद और बीएचयू, उसमें हुई है। जो शुरुआत की सब होती है उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा के लिए वो कनाडा भी गए थे। तो कुल मिला के उन्होंने साहित्य में तो जो नया नया काम कर रहे हैं उच्च श्रेणी का, पढ़ाई और शिक्षा भी उनकी बहुत ही उच्च स्तर की रही है। गणित और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट किया था उन्होंने, और भारत सरकार के संस्थान में चीफ ऑफ कंप्यूटर सर्विस पद से वो 2001 में रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इस तरह से वीसी राय जी जो है, नौकरी के साथ साथ जो है साहित्य की भी सेवा करते रहे हैं, और अनवरत लिखते रहे, अनवरत सिखाते रहे, सीखते रहे। और उनकी 4 पुस्तकें और भी प्रकाशित हो चुकी हैं, और समय समय पे उनको पुरस्कार, सम्मान और कई कार्यक्रमों में भाग लेना, मतलब पूरी तरह से वो साहित्य से जुड़े रहे किसी न किसी तरह से। और देखिए, ये जो जुड़ाव होता है और जो आपकी मेहनत होती है, और जैसे आप उसमें अनवरत अपना सफर जारी रखते हैं, तो उसी का जब शिलालेख तैयार होता है, तो आपकी पुस्तक बन के आती है, और हम लोग साथ में बैठ के उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो उनकी जो ये पुस्तक अभी आई है, उसका जो शीर्षक है वो है बसंत की खुशबू, और बड़ा ही सुंदर नाम है, इतनी ही सुंदर पुस्तक भी है। जैसे बसंत की खुशबू, तो जैसे बसंत का नाम लेते ही हम समझ लेते हैं प्रकृति चारों ओर सुंदर हो उठती है, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर वृक्ष, लता, फूल सबसे सज जाती है। तो ऐसा ही कुछ इस पुस्तक में भी है कि हर तरह के फूल हैं, हर तरह की खुशबू है उनकी कविताओं में, रचनाओं में। गजल संग्रह है ये। लेकिन आप जब इसे पढ़ेंगे तो इसको बड़ा ही सरल और भावपूर्ण उन्होंने तरीका, शैली अपनाई है कि आपको क्लिष्ट नहीं लगती है, आप उसको छू पाते हैं, आप समझ पाते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो वो जो रचनाएं हैं आपको छू जाएंगी। बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं उन्होंने यूज की है, इसलिए जो पाठक हैं वो अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरे विचार हैं, जो मेरा ज्ञान है। जहां तक हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप लोग इसे बताइएगा, क्योंकि बहुत गुणी जन हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी वो लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये उनकी पुस्तक का कुछ थोड़ा सा मैंने बताया आपको। और इसमें जो है करीबन 100 कविताएं हैं,
और हर एक उस पे है, इत्र पे है, जिंदगी पे है, बहुत सारे विषय उन्होंने लिए हैं और मैं कुछ थोड़े बहुत बताती हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कोशिश कर रही हूँ सर। जैसे मौसम की खूबसूरती भी बताई है, सूरज को और जुगनू की बड़ी सुंदर तुलना की है, और कीमत और महंगाई को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दिया है। और कहते हैं कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो रचना भी इनकी बहुत ही सुंदर है। जब आप पढ़ेंगे उसको कि मतलब कांटे को निकालने के लिए कांटा ही इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब आप एक दूसरी भाषा में समझे तो मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कभी कभी घी निकालने के लिए, तो वही मतलब है आपका। और सुनने के लिए मतलब कान्हा की बांसुरी का भी जिक्र है, और बादल जो है, सावन का मौसम है, बसंत, चूंकि इनकी जो ये पुस्तक है बसंत पंचमी के अवसर पर आई थी, तो उसमें सावन और बादल को भी लिया है इन्होंने, कजरी का भी वर्णन है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब सब कुछ, दर्द है, खुशी है, सब कुछ है। तो अभी धीरे धीरे हमारे जो और सखा, साहित्य के सखा जुड़े हैं वो लोग हमारे साथ, तो देखिए हमारे साथ है शरद तैलंग जी। शरद तैलंग जी हैं जो कि कोटा राजस्थान से हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय कृष्ण कुमार बेदिल जी हैं जो मेरठ से जुड़े हैं हम लोग के साथ मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार जी। और विकी प्रशांत श्रीवास्तव जी हैं, वो जौनपुर से हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और जो इस पुस्तक को जिन्होंने प्रारूप दिया है, जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है, इसके प्रकाशक हैं वो। तो उनको बहुत बहुत बधाई कि आज उनकी मेहनत, लेखक के बाद उनकी भी जो मेहनत थी सफल हुई और हम साथ बैठे हैं। और फिर हमारे साथ हैं विनोद शंकर शुक्ल जी, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। आदरणीय आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पे, विनोद जी आपका। और वीसी राय जी आपको दिख ही रहे होंगे, वीरेंद्र राय लिखा हुआ है उस पे स्क्रीन पे, तो वो जो है लखनऊ के हैं, और आजकल वो हैदराबाद में हैं बेटे के पास, लेकिन मूलतः वो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका ये जो सुंदर सपना था और फलीभूत हुआ, और आपके हाथों में आपकी पुस्तक आई है। तो बस कुछ ही देर में हम लोग पहले पुस्तक का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद एक एक करके सब लोग उस पुस्तक के बारे में अपने उद्गार, अपने भाव बताएंगे कि उनको उस पुस्तक में क्या खास लगा और उन्हें उसमें क्या मिला। तो आइए मिलते हैं। सरिता जी, क्या आप जुड़ पाएंगी? आइए हम लोग पुस्तक को जो है सभी लोग पुस्तक का जो फ्रंट कवर है वो दिखाएंगे। और ये शुभ घड़ी जो है, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर आपकी इस सुंदर पुस्तक के लिए। और सब लोग पुस्तक ले लें अपने हाथों में। बहुत ही सुंदर है पुस्तक। तो अरविंद सर भी जुड़ गए हैं। सब कृपया पुस्तक ले लें हाथों में, सब लोग सर की पुस्तक हाथ में ले लें। अगर पुस्तक नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर कवर है, और बसंत में जैसा कि खूब सुंदर फूल खिल जाते हैं, प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण है इस मुख पृष्ठ पे। और बहुत बहुत बधाई हो सर आपको आपकी सुंदर पुस्तक के लिए। और कहते हैं ना कि फेसबुक का मतलब होता है मुख किताब, तो सर की जो ये किताब है इसका लोकार्पण आज मुख किताब पे है। और सर की जो पुस्तक है खुशबू बसंत की, उसकी चर्चा भी मुख किताब पे है, मतलब फेसबुक पे है। तो आज हम सब दूर दूर कोनों से जुड़े हैं, इस मुख किताब पे बैठे हैं, मुख किताब पे सजे हुए मंच पे, और अब हम सर की जो पुस्तक है उसकी चर्चा करेंगे, खुशबू बसंत की। तो सर आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई हो आपकी इतनी खूबसूरत और नई पुस्तक के लिए। हृदय से आपको बधाई। हाँ, सरिता त्रिपाठी जी की तरफ से भी, सरिता त्रिपाठी जी की तरफ से भी आपको बधाई हो। पटल से आपको, मंच से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं। तो सर इसी क्रम में मैं फिर आमंत्रित करती हूँ शरद तैलंग जी को, आदरणीय शरद तैलंग जी को, कि वो सर के बारे में कुछ कहें और उनकी पुस्तक के बारे में जो भी उनके उद्गार हैं वो हम लोग के साथ साझा करें। तो सर आपका स्वागत है। सर मंच आपको समर्पित करती हूँ। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे शरद सर जब बोलेंगे, जिससे कि सब सुनने में स्पष्ट आवाज आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आए, आपका स्वागत है शरद जी। धन्यवाद जी। आदरणीय वेदिल साहब, वीसी राय नया जी, अरविंद सर जी, डॉक्टर महिमा सिंह जी, सरिता त्रिपाठी जी, प्रशांत जी और विनोद शंकर जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने इस लायक समझा कि मैं इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकूं। नया साहब के गजल संग्रह के विमोचन पर मैं उनको अपनी हार्दिक बधाई प्रसिद्ध करता हूं और ये आशा करता हूं कि इनकी गजलें समाज में एक दिशा निर्देशक की भूमिका निभाने का काम करेंगी। नया जी का नाम से जरूर नए हैं, पर जैसा इन्होंने अपने पुस्तक के भूमिका में लिखा है कि वे 1978 से लगभग 44 वर्ष हो गए तब से गजल से जुड़े हुए हैं और इतने समय में इस विधा के प्रत्येक पहलुओं से वे परिचित हो गए होंगे और यही बात उनकी गजलों में दिखाई देती है। ये उनका तीसरा गजल संग्रह जैसा आपने बताया, और जाहिर है जब 3 गजल संग्रह निकल जाते हैं तो 300-400 गजलें का दस्तावेज उनके पास इकट्ठा हो जाता है। और एक खास बात ये रही कि उनकी गजलों को देश के जो महान कवि साहित्यकार हैं, गोपाल दास नीरज जी, डॉक्टर मलिक ज़ादा मंसूर अहमद जी, KP सक्सेना जी, गोपाल चतुर्वेदी जी और सूर्य कुमार पांडे जी जैसे लोगों का आशीर्वाद मिला और उनकी गजलों की श्रेष्ठता की कहानी ये इनके नाम अपने आप कहते हैं। इस संकलन का प्रारंभ उन्होंने सरस्वती की प्रार्थना से, माँ सरस्वती की प्रार्थना से किया और उस प्रार्थना को भी गजल नुमा इन्होंने बनाया है और उसमें अनेक हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जो ये धारणा रहती है कि गजल बिना उर्दू के शब्दों के अच्छी नहीं होती है, उस धारणा को इन्होंने तोड़ा है। और उनकी गजलों में आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन जो सियासत है या जो कुरीतियां हैं उनका वर्णन भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ तो उनकी गजल में किसान आंदोलन भी मिलता है हमको। वो कहते हैं कि भूख हड़ताल अन्नदाता करे, देख कर दिल मलाल करता है। तो आजकल की जो समस्याएं हैं, जो करेंट टॉपिक हैं, उन पर भी आपकी लेखनी चल रही है। वे सियासत के कार्यकलापों के प्रति बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। एक उनका शेर है कि कटे थे बाजू अपने पहले अंग्रेजी सियासत में, अभी भी बांट कर हमको सियासी काम चलता है। तो ये जो डिवाइड एंड रूल का है वो कहते अभी भी चल रहा है ये, और उनकी चिंताओं के अनेक कारण उनकी गजलों में मिलेंगे जो एक नागरिक के रूप में उनके भोगे हुए अनुभव हैं। एक देखिए कि उन्होंने कहते हैं कि मेरे पुरखों ने कोई बाग लगाया होगा, तभी फल फूल मेरे हिस्से में आया होगा। मेरे पुरखों ने कोई बाग लगाया होगा, तभी फल फूल मेरे हिस्से में आया होगा। और कट गए पेड़ हुए लाखों परिंदे बेघर, कट गए पेड़ हुए लाखों परिंदे बेघर, श्राप से उनके ही दुर्भिक्ष ये आया होगा। तो ये सियासी मसलों के अलावा पर्यावरण बचाने की भी प्रति इशारा करते हुए दिख रहे हैं और मतलब समाज की अनेक समस्याओं और कुरीतियों पर उनकी कलम चली है। इसलिए उनकी गजलें समाज का सच्चा आईना लगती हैं, जिसमें प्रेम है, सियासत है, समाज की कमजोरी है और महंगाई तो है ही। उसमें महंगाई तो आजकल सबसे बड़ा एक कारण है, तो उसकी शिकवे शिकायत भी हैं और उनके प्रति रोष भी है और इनका सबका निराकरण करने की सीख भी दी है उन्होंने। उनकी गजलों में एक बात जो आपने बताई कि भाषा से परहेज नहीं है, आम बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, सामान्य बोलचाल की भाषा का। और उनकी गजलें जो कही हैं तो आपने जैसा बताया कि आम पाठक के भी आसानी से समझ में आ सकती हैं, क्योंकि इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, क्षेत्रीय भाषा भी है और साथ साथ अंग्रेजी के भी कई शब्द हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लॉकडाउन, ब्लड प्रेशर के लिए BP, कोरोना आदि भी ये मिल जाएंगे। महंगाई के लिए भी कहते हैं कि कीमतों ने फिर लगाई कूद है, सेब के भावों हुआ अमरूद है। कीमतों ने फिर लगाई कूद है, सेब के भावों हुआ अमरूद है। और भी कई उदाहरण हैं
जो समाज के हित की बात करते हैं और आज के माहौल के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। एक बहुत बड़े कैनवास पर अनेक रंगों को समेटे हैं उनकी गजलें, और मैं उनकी एक गजल से ही उनकी बात समाप्त करूंगा जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए काफी होगी। वो कहते हैं कि पुल कोई अब तो दिलों बीच बनाया जाए, पुल कोई अब तो दिलों बीच बनाया जाए, हर विरोधी में भी विश्वास जगाया जाए, अल्लाह बोले करे रैली या कहीं बंद करे, देशद्रोही कोई नारा न लगाया जाए, देशद्रोही कोई नारा न लगाया जाए। और कहते हैं कि सब साथ सबका ही जरूरी है प्रगति करने को, साथ सबका ही जरूरी है प्रगति करने को, अब अंगा तो सियासी न लगाया जाए। और मैं अपने जो उनकी अंतिम इच्छा है कि अपने घर में तो चरागाह सभी कर लेते हैं, अपने घर में तो चरागाह सभी कर लेते हैं, एक दिया घर में पड़ोसी के भी जलाया जाए, एक दिया घर में पड़ोसी के जलाया जाए। तो ये जो उनका जो इच्छा है उनकी, और जो सारा इस पूरी गजल का निचोड़ है वो यही है कि उनकी जो भावनाएं हैं वो समाज के प्रति बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं, और यही बात इनकी गजलों में पाई जाती है। हर पहलू को उन्होंने छुआ है, चाहे उसमें प्रेम हो, जो गजल की एक मूल विधा होती है प्रेम, जो शुरू से चलती आई थी, प्रेम, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। और कई गजलों में उर्दू का भी बहुत प्रयोग है और कई गजलें हिंदी में भी हैं। और मैं उनकी चाहता हूं कि बहुत अधिक गजलें उनके बारे में न कहकर पाठकों को स्वयं ये तय करने दूं कि वो खुद पढ़ें और अपनी राय बनाएं, क्योंकि किसी की भी गजलों की खूब तारीफ कर दी जाए और पाठकों के मन में अगर वो पढ़ने के बाद वैसी इच्छा ना जागृत हो तो वो अपने आप स्वयं उसका निर्णय करें। तो यही मेरी कामना है और मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उनके रचना संसार में एक सदस्य का आगमन और हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद तेलंग जी, और आपने बहुत ही सुंदर उद्गार व्यक्त किए और इतनी सुंदर बातें बताई। और जैसा कि आपने बताया कि कई महान हस्तियों ने भी इनकी जो पुस्तक थी उसमें अपना आशीर्वाद दिया, तो वो भी एक मील का पत्थर है। और बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, बहुत ही सुंदर आपने समीक्षा की। तो आपको धन्यवाद देते हुए संध्या को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसी क्रम में हम कृष्ण कुमार बेदिल जी हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय कृष्ण कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सर की पुस्तक के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें मंच पे। आपका स्वागत है कृष्ण कुमार सर। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग म्यूट कर लेंगे कृपया अपना अपना माइक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महिमा सिंह जी। कुछ आवाज रिपीट हो रही है मेरी? नहीं सर, रिपीट नहीं हो रही है, हम लोग को तो सही आ रही है, आप बोले। अच्छा। तो लगभग 4-5 वर्ष पहले मेरा परिचय राय साहब से हुआ था। मेरे हम उम्र हैं, लगभग बड़े भाई हैं, वैसे 1-2 साल बड़े होंगे। अक्सर टेलीफोन पे बातचीत भी होती रहती है। जब मुझे पता लगा कि आपका एक और नया गजल संग्रह खुशबू बसंत की आ रहा है तो मुझे वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि गजल के बारे में मेरी बातचीत इनसे अक्सर फोन पर हुआ करती थी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी भी व्यक्ति का गजल संग्रह एक पुत्र की भांति होता है, उतनी ही खुशी जैसी कि एक पुत्र के प्राप्ति से होती है, वैसे ही उसके गजल संग्रह से छपने से होती है। क्योंकि आज के जमाने में जबकि पाठकों का अभाव है, उस समय कोई भी पुस्तक छपवाना वास्तव में बहुत कठिन और बहुत धैर्य का काम है। क्योंकि वो जमाना हमने देखा है जबकि प्रकाशक हमारी पुस्तक छापने के पैसे दिया करता था, और आज हम अपने पैसे से उसको छपवाते हैं और सबके पास भेजते हैं, डाक का भी खर्चा हम करते हैं। तो जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी आज जो लिखा जा रहा है वो बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। कारण क्या है उसका कि अब से लगभग 50 वर्ष पहले
गजल का एक सीमित विषय हुआ करता था। गजल का विषय केवल श्रृंगार था, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो या संयोग श्रृंगार हो। गजल में हुस्न और इश्क की वार्ता होती थी, गजल में गुल्लो बुलबुल की बातें होती थी। और दुष्यंत कुमार के बाद से गजल ने अपना रूप बदला है। गजल ने अपना व्याकरण तो दुष्यंत कुमार ने गजल का वही रहने दिया, लेकिन गजल का विषय बदला। आज जो हमारी गजल है वो हिंदुस्तानी जुबान में, हिंदुस्तानी इसलिए कह रहा हूं कि उसमें आम बोलचाल की भाषा में लिखी जा रही है। न तो उसमें अरबी फारसी के ऐसे शब्द होने चाहिए जिसको पढ़ने के लिए हमें उर्दू की लुगत उठानी पड़े, न हिंदी के में ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्द होने चाहिए जो हमारी समझ में ना आए, जिसको कोच उठाना पड़े। तो आज गजल ने जो अपना रूप बदला है, आज हम गजल में दुनिया भर के तमाम मज़ामीन गजल ने समेट लिए हैं अपने आप में। आज हम जमीन की, आसमान की, खेतों की, खलिहानों की, मजलूम के दर्द की, राजनीति की सभी बातें हम गजल में कह सकते हैं। ये एक बुनियादी फर्क हुआ है। और ऐसी ही गजलें जो आम पाठकों के दिलों तक पहुंचेंगी और उनको छुएंगी, वो हमारे बीसी राय साहब की इस पुस्तक खुशबू बसंत की हमें इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि कोई भी गजलकार या कोई भी रचनाकार जब तखयलात के आसमान में उड़ान भरता है तो वो वहां से अपने चारों तरफ जो देखता है, सुनता है, जो महसूस करता है, वही अपने शब्दों में ढाल देता है, अल्फाज में ढाल करके वो मंजर आम पर पेश करता है। और वो ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के दिल को छू ले, क्योंकि उसमें अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव होता है गजल में। और यदि वो व्याकरण की दृष्टि से यानी शिल्प की दृष्टि से भी सही हो, तब फिर क्या बात है, सोने में सुहागा है। मैंने राय साहब को पढ़ा है, इस पुस्तक के अलावा मैंने उनको और भी पुस्तकें पढ़ी हैं, तो उनकी कहीं पर भी किसी भी गजल में बहर की दृष्टि से कोई दोष नहीं है। बिल्कुल बहर के कथ्य और शिल्प दोनों में सजी समरी उनकी ये गजलें बहुत बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया हैं, जो आम पाठक के दिलों को छुएंगी। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्हीं के दो चार शेर सुनाता हूं मैं कि भरी गजलें हो मेरी नगमगी से, यही उम्मीद मुझको शायरी से। तो मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपकी ये उम्मीद शायरी पूरी करेगी। दिल में ही अगर झांक के अंदर नहीं देखा, दुनिया तो बहुत घूम ली पर घर नहीं देखा। एक बहुत पहले मैंने एक शेर सुना था कि मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे, एक मिसरा में उसका भूल गया क्या है। तो मकान और घर में एक बुनियादी फर्क होता है, उस घर का इन्होंने बहुत अपने शायरी में वर्णन किया है। और एक शेर यह है कि 20 तक हमको पहाड़ा व्यर्थ रटवाया गया, जब भी चाहा 16 दूनी 8 रटवाया गया। है सियासी फार्मूला बांट कर शासन करो, भाई भाई को सियासत से है लड़वाया गया। तो इस प्रकार की इनकी गजलें जिसमें सियासत की बात भी है, आम आदमी की बात भी है, लॉकडाउन की बात भी है, किसानों की बात भी है, खेतों और खलिहानों की बात भी है। एक यह है कि पांव से कांटा तो कांटे से निकाला जाएगा, और कटीला पेड़ अब जड़ से उखाड़ा जाएगा, और अब तो सीधी राह चलना सीख ले मोहरे सभी, वरना हर एक प्यादों के ही हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार के शेर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं राय साहब को कि आपकी ये किताब आसमान अदब की ऊंचाइयों को, आसमान अदब की बुलंदियों को छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही सुंदर आपने अपने उद्गार बताए और बहुत ही सुंदर विषयों को आपने इसमें बताया जो जिस पे हमारी भी नजर गई और हम सुन रहे थे। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो गजलें होती हैं
गजलें जो हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि पहले बड़ी ही क्लिष्ट भाषा होती थी, बड़ी कठिन होती थी, कुछ लोग के तो ऊपर से निकल जाती थी, तो लोग उसको सुनना नहीं पसंद करते थे। तो जब जगजीत सिंह आए इस गजल उसमें सिंगिंग में, तो उन्होंने इसको एकदम बदल दिया, उन्होंने इसको इतना रूहानी कर दिया, उसमें सुंदर संगीत का उन्होंने प्रयोग किया और उसके उन्होंने जो कठिन शब्द होते थे उनको वो बताया करते थे, तो उससे लोगों को गजलें समझ में आने लगी और गजल में सबका जो एक इंटरेस्ट था वो बढ़ने लगा। तो कहीं न कहीं उनकी भी देन है और उनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे, संगीत और कविता या जो साहित्य होता है वो उसमें कुछ नहीं, उसमें 2 ही चीज़ होती है, या अच्छा होता है या बुरा होता है। तो मुझे ना उनकी ये बात, तब मैं ग्रेजुएशन में थी, तो मुझे उनकी ये बात टच कर गई थी। तो मैं जब पढ़ती थी या जब मैं कुछ करती थी तो मैं हमेशा उनकी वो बात मेरे को आती थी, अच्छा या बुरा। तो वो बड़ा सही बात उन्होंने कही थी 2 शब्दों में कि या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, और कहीं न कहीं वो यकीनन बहुत सही थे। तो उनका जाना भी हमारे गज़ल के फ़ील्ड को शायद सूना कर गया है, उनके जैसा कब कोई आएगा। तो जो सर हैं उन्होंने जो अपनी गज़लों में जो बिल्कुल सरल भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसा कि अभी कृष्ण कुमार सर ने भी बताया, तो वो भी एक बहुत ही विशेषता है इस पुस्तक की और जो कि उसको बहुत लोकप्रिय बनाएगी और आप लोग ज़रूर पढ़ें। और 1-2 लाइनें हैं जो मुझे याद आई अभी सर की, दोनों लोग आदरणीय शरद जी और कृष्ण कुमार जी की बात सुन के, कि जो लोग मिल के बिछड़ जाते हैं, जो लोग मिल के बिछड़ जाते हैं, गज़ल है नाम उनका शायरी में, गज़ल है नाम उनका शायरी में। तो ये मैंने बहुत पहले कहीं सुना था, तो आज ये पंक्तियाँ यहाँ पे सार्थक होती हैं। तो चलिए देखिए, जब बिछड़े हुए लोग आज यहाँ मिल रहे हैं, तो गज़ल में जो शायरी है, जो लोग मिल के बिछड़ जाते हैं, गज़ल है नाम उनका शायरी में। तो बड़ी गहरी बात है ये। तो आइए इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी को, जो कि हम सबके बीच मंच पे हैं, और उनसे मैं आग्रह करूंगी कि अपने भाव और उद्गार व्यक्त करें, अभिव्यक्ति अपनी बताएं पुस्तक के बारे में भी और सर के बारे में भी, और कुछ अपने अनुभव भी बताएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। सर कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। हाँ, एक बोले सर। दीक्षित धनगौरी साहब का एक शेर है जी जी। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। हाँ, सही बात है सर, मान गए, बहुत सही। इसी को कहते हैं अनुभव। देखिए हमारे आदरणीय हैं, ये लोग बड़े भी हैं, और देखिए इनको हमसे बहुत ज्यादा अनुभव है, हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। और देखिए कितनी उन्होंने, मतलब इतनी जल्दी से और इतनी बहुत ही सटीक बात कही है उन्होंने कि क्या बात है सर, बहुत। और मैं भी इसको कोट करने वाला था शेर को, लेकिन चलिए मेरे सामने कर दिया। नहीं सर, आपकी आवाज में भी हो जाए उसमें क्या है सर, एक बार आप भी बोल दीजिए, दोनों लोग की आवाज में आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें क्या है। स्वागत है सर, आप भी बोल दीजिए। चलिए, अच्छा ठीक है, फिर हम लोग अपना माइक म्यूट करते हैं और विनोद जी को हम आमंत्रित करते हैं। आइए सर, मंच आपको सौंपती हूँ। विनोद सर, आदरणीय विनोद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महिमा सिंह जी, और पटल पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारगण को मेरा सादर नमन। आज परमादरणीय श्री वीसी राय जी को बहुत बहुत बधाई आज के उनकी ये गजल कृति खुशबू बसंत की के लोकार्पण के इस अवसर पर। और बड़े अगर देखा जाए तो यह आश्चर्य ही है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, मैं देख रहा था इनका बायोडाटा, एमएससी मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट, और हिंदी साहित्य में इतनी अच्छी इन्होंने कई रचनाएं, ये इनकी चौथी कृति है। इसके पहले की 3 कृतियां भी अच्छी ही होंगी, लेकिन मैंने इनकी इस कृति खुशबू बसंत की को पूरा पढ़ डाला, और इसमें इन्होंने जीवन के किसी भी पहलू को, वो जीवन का पहलू हो, व्यावहारिक पहलू हो,
प्यार मोहब्बत का विषय हो, नफरत का हो, आज की राजनीति का हो, किसी भी विषय को इन्होंने छोड़ा नहीं है। और इसकी भाषा इतनी मधुर, इतनी प्रांजल और इतनी स्पष्ट है सरल शब्दों में कि कोई भी पाठक इसे बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेगा। बहुत ही ग्राह्य भाषा है। मुझे याद है डॉक्टर फिराक गोरखपुरी ने कहीं पे कहा था कि सरल भाषा में लिखना सबसे कठिन होता है। सरल भाषा में लिखना सबसे कठिन होता है। और यही चीज, यही बात एक बार स्वर्गीय श्री गीत ऋषि डॉक्टर गोपाल दास नीरज ने भी कहा था। वो भी बड़े सरल शब्दों में गीत और गजल लिखा करते थे और उनका भी यही कहना था कि सरल भाषा में लिखना बहुत कठिन होता है। मैं पढ़ रहा था, इतना बढ़िया इन्होंने लिखा है। और मेरे ख्याल से जितनी भी गजल की प्रचलित बहरें हैं, इन्होंने शायद ही कोई बहर छोड़ी हो। छोटी बहर की भी गजलें हैं, बड़ी बहर की भी गजलें हैं, इश्क मोहब्बत की भी बातें हैं, नफरत की भी बातें हैं, सियासत की भी बातें हैं, महंगाई की बात है, आधुनिक विषय कोरोना की भी बात इसमें सम्मिलित है। तो मुझे ये लगा कि इन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ऐसे साहित्यकारों और गजलकारों के सानिध्य में इनका जीवन व्यतीत हो चुका है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी नूर, गोपाल दास नीरज, के.पी. सक्सेना, ऐसे ऐसे विद्वज्जनों के साथ इनका जीवन व्यतीत हुआ है। तो मैं इनकी इस अच्छी कृति के लिए इनको बार बार साधुवाद देता हूँ। और कुछ गजलों को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा जो आप लोगों ने अभी तैलंग जी ने और आदरणीय बेदिल जी ने पढ़ा, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मैं कुछ और, देखिए इन्होंने लिखा है। अब बताइए, इत्र जैसे विषय पर इन्होंने लिख दिया है इतनी बड़ी गजल, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि उसको डॉक्टर महिमा सिंह ने कहा है कि उसको उन्हें पढ़ना है। और सर पढ़ लें आप, सर पढ़ लें, मैं कोई दूसरी पढ़ दूंगी। नहीं, मुझे पढ़ने के लिए बहुत है इसमें। ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिखा है, इनकी जो किताब की 24वीं गजल है, पेज नंबर 34 पर, जो आदमी की टालने की प्रवृत्ति है, तो उस पर भी इन्होंने लिखा है और बहुत सही लिखा है कि जो मसले आज के हम कल पे टाल देते हैं, कभी कभी बड़ी उलझन में डाल देते हैं। तुम्हारे वादे हैं चुटकी बजाते हो जाते, निभाने के लिए हम 5 साल देते हैं। देखिए इनका किस माध्यम से कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया है। निशाना, इसको कहते हैं व्यंजनात्मक शैली। हम हिंदी साहित्य में इसको कहते हैं अभिधा में न कह करके व्यंजना में कोई बात कहना। तो पहले देखिए, पहले कब सम्मेलन होते थे, तो जब हिंदी साहित्य का कब सम्मेलन होता था तो उसमें गजलकार नहीं बुलाए जाते थे, इसलिए कि वो उसको माना जाता था कि वो तो उर्दू साहित्य है। लेकिन आज हिंदी में गजलें लिखी जाने लगी। जैसा बेदिल जी ने बताया कि दुष्यंत कुमार ने गजलों का स्वरूप बदल दिया। आज हिंदी में कुछ तमाम आचार्य लोग गजल ही लिखते हैं, लेकिन उसको गीतिका नाम दे दिया गया। तो देखें कि अगरचे गलती कोई उनके सामने हो तो हमारे बच्चे उसी की मिसाल देते हैं। हमें तो शेर ही कहने में लग रही सदियां, हमें तो शेर ही कहने में लग रही सदियां, वो खेल खेल में नगमे उछाल देते हैं। कितनी छोटी सी बात को कितने अच्छे गंभीर शब्दों में इन्होंने कह दिया। नया जो कोई बात दिल को नापसंद हुई, उसे तो जहन से फौरन निकाल देते हैं। और मैं ज्यादा समय न लेके एक इनकी बड़ी बहर की गजल जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा। देखिए
81वें नंबर पर गजल है, 91वें नंबर पृष्ठ पे आप देखें कि इन्होंने लिखा कि हम अपना दिल तक दिखा रहे हैं, ओहाय की चेहरा छिपा रहे हैं, है चोली दामन का साथ है अपना, तो फिर भी नजरें चुरा रहे हैं। चोली दामन अजीब का इनकी, हाँ, चोली दामन का साथ होते हुए भी चेहरे छिपाना। देखिए, और इसको बड़ी बहर की गजल है, अजीब इनकी है राजदारी की अश्क सब भर बहा रहे हैं, मगर कहानी सितम की हम पर सितारे सबको सुना रहे हैं। उन्हें भी महसूस हो रहा है जो दर्द दिल है गजल में मेरी, वो अपने आंसू छिपा के ही तो गजल मेरी गुनगुना रहे हैं। क्या बात है। हमारा कोई इजप्त देखे जमाने भर के सितम उठाकर, छिपा के दर्दे जिगर जहां से खुशी जहां में लुटा रहे। तो ये जो है, मतलब इसको पढ़ने के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि हमारे राय साहब जो है ये बहुत ही सिद्धहस्त, बड़े ही विद्वान गजलकार हैं, बड़े विद्वान शायर हैं। और कहीं भी जैसा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि गजल सुंदर सरल शब्दों में हो, विशेष रूप से हिंदी के शब्दों में हो, और बहर का दोष न हो, तो वो गजलें एकदम सुपर होती हैं। तो मैं इतनी अद्भुत, इतनी अप्रतिम कृति के लिए अपने वरिष्ठ आदरणीय श्री वीसी राय साहब को पुनः पुनः बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि ईश्वर उन्हें चिरायु करे, वो शतम जीवी हो। जैसा कि उन्होंने हमसे बताया था कि 82 वर्ष के हो चुके हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो जीवन का शतक पूरा करें और ऐसी कई कृतियां हमारे हिंदी साहित्य के, उर्दू ये गजल साहित्य के कोष में आए, जिससे माँ भारती के कोष में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही सुंदर समीक्षा की आपने, और आपका भी जो अंदाज है, अंदाजे बयां बड़ा ही खूबसूरत है, और बहुत ही सुंदर एक एक चीज पकड़ के आपने हमारे सामने रखी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण भी आनंदित हो रहे हैं सुन के आप सभी आदरणीय गुणीजनों की बातें, और अपने आप को पुस्तक से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। आपने इतनी सुंदर बातें आभारी कही। हूँ आपका भाई। हाँ, तो अब आगे जो है हम बढ़ते हैं, और हमारे साथ अरविंद जी, आदरणीय अरविंद जी जुड़े हुए हैं, अरविंद असर जी। तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपनी वाणी में सर के लिए और सर की पुस्तक के लिए अपने भाव व्यक्त करें। सर, आदरणीय अरविंद सर, आपका स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत। मेरी आवाज आ रही? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए, बस आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा तेज, ठीक है। हाँ, आ रही है। आदरणीय महिमा सिंह जी, जो इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशल संचालन कर रही, बहुत आकर्षक संचालन कर रही हैं। सुधीर, ये शरद तैरंग साहब, विनोद साहब और बेदिल साहब और राय साहब आज के इस कार्यक्रम के रूहे रवा, जिनकी निमित्त ही हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस नई कृति के लिए। और थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहा था, तो मैं उसके लिए बहुत दिल से क्षमा मांगता हूं। और ये एक विशेष अवसर है आज नया साहब की किताब के लोकार्पण पर। नया साहब के बारे में थोड़ा सा बात करूं, ये बड़ी खुशी है कि वे हमारे शहर लखनऊ के ही हैं। मैं भी लखनऊ का हूं। एक लंबा साथ भी रहा उनका लखनऊ में, हम लोग साथ में कई बार पढ़ते रहे। तो इस पे तैलंग साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उनकी शायरी पर एक अच्छा प्रकाश डाला। बेदिल साहब एक खुद सिद्धस्त
उस्ताद शायर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कहीं। विनोद साहब ने भी एक ऐसे पहलुओं की तरफ नज़र डाली उनकी शायरी पर, बहुत अच्छा सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही। तो चार बातें मैं भी करना चाहूँ। हमारे बड़े भाई हैं नया साहब, हमने लखनऊ में उनके साथ बहुत बार काप पाठ किया है। तो यहाँ पे एक लखनवी शायरी का एक जिक्र मेरा ख्याल लाजमी हो जाता है। बहुत सी बातें हुई, शायरी के दो स्कूल माने गए, एक दिल्ली स्कूल, एक लखनऊ का। तो लखनऊ की शायरी एक ख़ास बात इसकी ये है कि रोमानियत उसका एक केंद्र बिंदु है इसकी शायरी में, और ये बात जस्टिफाई भी की है नया साहब ने कि लखनवी शायरी का उन्होंने दामन नहीं छोड़ा है, ये उनके अंदर पैवस्त है। खुशबू बसंत की शीर्षक ही एक रोमान की ओर ले जाता है। उनकी गज़लों का जो सेंट्रल आइडिया है, तमाम तर गज़लें दिल के बहुत करीब हैं, दिल से निकली हुई गुफ्तगू है, और यही लखनवी शायरी की जान है कि दिल से सीधे निकल करके दिल तक पहुँचे, बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बाधा से मतलब यहाँ पर कोई बनावटीपन, कृत्रिमता, दिखावा ना हो, ये उनकी शायरी में नहीं है। यही खूबसूरत, बड़ी नेचुरल पोइट्री है जो सीधे दिल से निकलती है। जावेद अख्तर साहब ने लखनवी शायरी के बारे में कहा था, अपने पिताजी की शायरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जानिसर अख्तर साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि लखनवी शायरी जो होती है वो धीरे धीरे असर करती है। जैसे कोई अच्छी शराब, बहुत उसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है और देर तक रहता है। ये लखनवी शायरी के बारे में उन्होंने बात की, और लखनऊ के तमाम शायर को आप पढ़ें तो ये काफ़ी हद तक आप पाएंगे बात ठीक भी है। और ये मुझे बड़ी खुशी है, ये बात नया साहब की शायरी में भी लागू होती है, क्योंकि शायरी बड़ी आहिस्ता से, शाइस्तगी से पढ़ने वाली चीज़ है, उसमें नारेबाजी नहीं है। जैसी आजकल की शायरी हो रही है उसमें शोर बहुत ज़्यादा है, तो ये उससे बचे, नारेबाजी से, शोर से। अपनी बात कही बहुत अच्छी तरीके से, जो आधुनिक विषय हैं, जो आज के उसको उन्होंने उठाया, लेकिन बहुत शायरी के लहजे में। ये बड़ी खुशी है, और ये लखनवी शायरी है। आप बहुत पढ़ेंगे, खूब शोर है, नारेबाजी है, शोशेबाजी है, लफबाजी है, लेकिन उसकी शायरी का असर तात्कालिक तो पड़ता है, लेकिन वो देर तक नहीं टिकने वाली शायरी। तो ये चीज़ें उनकी शायरी में मुझे मिलती हैं। नया साहब, उनकी पहली किताब भी थी गज़ल का साज उठा, उसके भी लोकार्पण के अवसर पर मुझे मौका मिला था। उनकी दूसरी किताब थिरक उठी गज़ल, और ये तीसरी गज़ल की किताब है खुशबू बसंत की, जो लगातार और अनवरत लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्यारा है। तो काफ़ी बातें हालांकि उनकी शायरी के मुतालिक विद्वत जनों ने प्रस्तुत कर दी हैं। मैं भी कुछ बातें, दो एक शेर मैं उनके कोट करना चाहूँगा। मैं उन्हें सुन रहा हूँ पहले से ही, कि मैंने पहले ही कहा कि शायरी उनकी बहुत आहिस्ता से, शाइस्तगी से पढ़ने वाली चीज़ है, इत्मीनान से, जल्दीबाजी में नहीं, तभी उसका असर मिलेगा। अगर आज की जो शायरी हो रही है, मैंने देखा उसमें शोर, नारेबाजी, कृत्रिमता, बनावटीपन ज़्यादा है, तुरंत असर तो करती है, लेकिन उसका कोई दिल पे असर नहीं होता। और कहा भी गया है शायरी के मुतालिक, लखनवी शायरी है कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है, दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तो यही चीज़ अगर हम उनकी शायरी को दिल से पढ़ें तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को सुकून मिलता है। और मैं समझता हूँ कविता शायरी का उद्देश्य भी यही होता है कि हमारे दिल को शांति प्रदान करे, तसल्ली दे। इन्होंने कई शेर उनके ऐसे हैं जहाँ निराश व्यक्ति को भी के हृदय में भी आशा का संचार करते हैं। और जो भी इश्क के बहुत से चित्र उन्होंने दिए हैं उनकी शायरी का, मैंने देखा रोमान उनके यहाँ प्रमुख है, फिर भी उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी भी की हैं जो आज के लिए ज़रूरी हैं। और शायर का एक धर्म भी होता है कि जो उसके सामने घटित हो रहा है उसको भी अपनी शायरी का विषय बनाए। महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों की समस्याएं उन्होंने उठाई, जैसा कि और लोगों ने बताया भी। फिर भी एक दो तीन शेर देखेंगे, ज़िंदगी की जो धड़कन है वो शायरी की भी धड़कन है, क्योंकि शायरी हमारी ज़िंदगी से अलग नहीं है। उनका एक शेर देखें, कशमकश हर घड़ी दर घड़ी देखिए, कशमकश हर घड़ी दर घड़ी देखिए, मोड़ लेती है क्या ज़िंदगी देखिए। एक ज़िंदगी की परिभाषित करने की उन्होंने कोशिश की, और एक सफल कोशिश रही। हम लोग आदिकाल से कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी को समझने की, तमाम शायर भी इसी तरीके से
इस विषय पर अपनी बात कहते हैं तो बड़ा खूबसूरत शेर कि कश्मकश हर घड़ी दर घड़ी देखिए, मोड़ लेती है क्या जिंदगी देखिए। और एक शेर इसमें और भी है कि जैसा कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया, तो अगर बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो आजकल भाषा का भेदभाव नहीं रह गया है कि हम किसी भाषा का भेदभाव अब नहीं कर सकते। कुछ शब्द इतने घुल मिल गए हैं कि उसके बगैर हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। तो इसी में एक शेर है कि हैं पपेट हम बंधे डोरियों से सभी, हैं पपेट हम बंधे डोरियों से सभी, डोरियां सांस की हैं तनी देख। डोरियां सांस की हैं तनी देखिए। ये भी एक जिंदगी का जो फलसफा है उन्होंने बयान किया है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जिंदगी और जिंदगी के बारे में जो उनका अध्ययन है वो बड़ा गहन है। और एक शायर का यही एक कमाल भी होता है कि वो प्रकृति को और इंसानी मनोभावों को समझे और उसको शायरी में व्यक्त करे, भावनाओं को शब्दों का आवरण प्रदान करे। क्योंकि आम आदमी महसूस तो करता है लेकिन शायद बोल नहीं पाता, उसको शब्द का रूप नहीं दे पाता। तो यहाँ पर नया साहब ने बड़ा कमाल किया है। तो कई शेर जो बहुत दिल के करीब हैं और कुछ शेर पहले भी कोट कर दिए लोगों ने, जो अच्छे शेर उनके कई हैं। खैर एक ही रोमांस की गजल देखें कि मैंने कहा कि लाख बदली छिपाती रही रात भर, चांदनी छन के आती रही रात भर। सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। और एक आजकल के इस तनावपूर्ण माहौल में ऐसी गजलें अगर सुन करके व्यक्ति को थोड़ा देर के लिए भी अगर शांति सुकून प्रदान हो तो मैं समझता हूँ कि एक शायर की सफलता है कि वे अपने पाठक को सुकून और एक दिली सुकून प्रदान कर रहे हैं। फिर भी आज के हालात में भी उन्होंने मुंह नहीं छुपाया। उनका शेर ये भी देखें, वह भी चेहरे हैं लगाए हुए इंसानों के, वह भी चेहरे हैं लगाए हुए इंसानों के, काम जो करते सदा सदा रहते हैं शैतानों के। आज के समाज में बड़ा दोहरापन है, कोई कहता कुछ है लेकिन करता उसका उल्टा है। ये भी थोड़ा सा और आप जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज कम हो गई आपकी। अच्छा अब आ रही थी, ठीक ठीक। तो उन्होंने ऐसे बहुत से विषय उठाए जो आज के जरूरी विषय हैं। और दो तीन शेर और देख लें उनके जो मुझे बहुत अच्छे लगे। काफी ये देखें कि जिंदगी की राह में कांटे बिछे रोड़े अड़े, जिंदगी की राह में कांटे बिछे रोड़े अड़े, और सभी से जूझती आगे बढ़ी है जिंदगी। जिंदगी की राह में कांटे बिछे रोड़े अड़े, और सभी से जूझती आगे बढ़ी है जिंदगी। तो ये एक हौसले का शेर आज के दौर में जरूरी भी है। जिस तरीके का वातावरण में आज का युवा है, आज का इंसान है, उसके लिए हौसला ये जरूरी है। और ये शायर प्रदान करता है, ये उसका धर्म है। मैं नया साहब को उनकी इस कृति के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये कामना भी करता हूँ कि वे भविष्य में भी इससे एक बढ़कर किताबें इस साहित्य समाज को, इस अदब की दुनिया को देंगे और ऐसे ही साहित्य का भंडार भरते रहेंगे। मैं सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आपने बड़े मन से सुना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद जी। बहुत ही अलग अच्छे पहलू और अलग सी बातें बताई आपने। और वही कहते हैं कि ज्ञान सबके पास है, सबसे हम मुझे तो बहुत मिल रहा है आज। सभी कुछ ना कुछ आज ऐसा नया बता रहे हैं और मैं भी सीख रही हूँ। और इसी क्रम में तो सरिता जी, अगर मंच पे पीछे कोई और है तो उसे जोड़ने के लिए किसी को थोड़ी देर के लिए आप बैक स्टेज करके जोड़ दें, जैसे विक्की जी होंगे और अगर जुड़ना चाहे तो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। और आप सरिता जी, आपको आना हो तो थोड़ी देर के लिए आप आ जाएं, मैं चली जाऊंगी, फिर मैं आ जाऊंगी, तो ये कर लें। तो आदरणीय विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में अरविंद जी ने अपनी बात बहुत खूबसूरती से कही और अब आइए संध्या को आगे बढ़ाते हैं और विक्की जी को बुलाते हैं, जो कि इस पूरे अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि वीरेंद्र सर ने बताया था, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसको मूर्त रूप देने में।
तो आइए विक्की जी से ही सुनते हैं उनकी बातें और सर के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में, उनके अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति। तो विक्की जी, आदरणीय विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आइए आप अपने उद्गार और अभिव्यक्ति जो है प्रस्तुत करिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आए। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में ये ना इस बसंत की खुशबू, जब सर से हमारी बातचीत शुरू हुई किताब को लेके, तो सबसे पहले तो चूंकि मैं प्रकाशक हूँ, करीब करीब 400 से अधिक किताबें हमने की हुई हैं अब तक। तो पहले तो जब पहले किताब आती है तो आप उसको एक नॉर्मल, जैसे आप मतलब एक जो एक सफ़र चल रहा होता है, आप वैसे ही उसको ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास किताब आई, हमने उसको सर थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज, विक्की सर, थोड़ा सा तेज बोलिए। एक मिनट। हाँ ठीक है। अभी जब हमारे पास किताब आई तो हमने शुरुआत में तो इसको हमने बस एक किताब की तरह से ही लिया, पढ़ना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पढ़ा हमने, पढ़ते पढ़ते लगा, जब हमने मतलब 5-6 गज़लें पढ़ी, 10 गज़लें पढ़ी, तो सर को जानना शुरू किया हमने कि नहीं, मतलब ये तो लिखने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इससे जुड़ते गए, फिर उनसे लगातार बातचीत होती रही। होते होते फिर थोड़ा सर के बारे में जानने का मौका मिला, तो मालूम चला कि सर भी मतलब पूरे शुरू से ही विज्ञान माध्यम से, गणित और विज्ञान से जुड़े हुए रहे हैं और साहित्य में उनका जुड़ाव रहा। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है, मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ पूरी लाइफ। उसके बाद मैंने MBA किया, MBA करके आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। तो ये चूँकि प्रकाशन जो मेरा ये मेरा शौक है एक्चुअली। तो तब सर से जुड़ने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आया, उनसे और बातें हुई मेरी, और बातें करते फिर ना किताब के साथ मेरा एक आत्मिक लगाव सा होता गया कि मुझे लगा शायद मैं अपनी किताब ही कर रहा हूँ। फिर जब किताब का कवर बनाने की बात आई और बसंत की बात आई, कवर की बात आई, तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। तो अगर आप किताब का कवर देखेंगी तो वो सिर्फ एक फूल नहीं है या सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक्चुअली पलाश के फूल है। पलाश पलाश बसंत का भी सूचक है। साथ के साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल भी है पलाश, और सर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से पहलुओं पर मैंने सोचा और सर को बताया। जब मैंने बताया तो सर एक बार में तैयार हो गए और उन्होंने ये विचार अपने घर पे बताया। सबको बहुत पसंद आया। फिर सर के विचार से उसमें हमने सरसों के फूलों को भी जोड़ा साथ में। तो वो जो सब एक समागम बनाया हमने, और फिर मैंने जब अपने डिज़ाइनर को बोला करने को, तो उसने भी 1-2 बार में ही इतना अच्छा एक संकलन हमें दे दिया कवर का कि मतलब एक बार में देखते ही दिल खुश हो गया बिल्कुल कि नहीं, यही रखना है। तो कवर को लेके हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, कवर हमारा बहुत आसानी से बना। फिर जब हम किताब के अंदर की एडिटिंग करने में आए तो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना था, क्योंकि गज़ल एक अलग ही विधा है जो हिंदी गज़लों को लोग एक्चुअली कुछ अलग ही देखते हैं। गज़लें जब बात होती हैं तो उर्दू की बात आती है, लेकिन हमने जब इसको करना शुरू किया तो हमें लगा कि नहीं, अगर हमें गज़ल को हिंदी माध्यम में लोगों तक पहुंचाना है तो किताब को भी उतना ही आकर्षक रूप देना होगा कि लोग उसे पढ़ें और पढ़ते ही आत्मसात करें। इसी वजह से अगर आप देखेंगी तो किताब के अंदर हर एक पेज पर आपको एक पलाश के फूलों की ही आकृति आपको हर पेज पर दिखती जाएगी, हर पेज, और उसकी एक सिमेट्री दिखेगी, एक रूप दिखेगा सभी पेज पर। तो यह भी सर का विचार था। हमने पहले इसमें कुछ अलग आकृति लगाने का विचार था, बाद में सर से लगातार डिस्कशन हुआ और उसके बाद हमने ये तय किया कि नहीं, एक रूपता देनी है, और उसके बाद इस तरीके से किताब का आकार दिया। किताब का पेज, कई बार आपने देखा होगा किताबों में कुछ पीलापन सा पेज होता है, 2 तरीके, सफ़ेद पेज और पीलापन सा पेज होता है। तो हमने उस पर भी बहुत विचार किया। विचार करने के बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, इसमें हमें जो पेज रखना है वो इस तरीके से रखना है कि लोग आसानी से मतलब चूँकि एक अलग ही वर्ग है गज़लों को पढ़ने का, ज़्यादातर नई पीढ़ी गज़लों को पढ़ना कम पसंद करती है। तो हमने इस तरीके से रखा उसको कि ना बहुत सफ़ेद पेज रहे ना बहुत पीलापन रहे, ताकि दोनों पीढ़ी उसको पढ़ना पसंद करे, उससे जुड़ना पसंद करे। तो और आप इसको ध्यान देंगे, जब किताब के पन्नों को आप पलटेंगी तो हर एक नया खंड हमने दाएं पेज से शुरू किया है, ना कि बाएं पेज से।
हर एक खंड को हमने दाएं पेज से शुरू किया है इसी वजह से। तो वो एक मतलब उसको कहते हैं ना कल्ट, तो हमने एक मतलब हर एक चीज, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए किताब को समय दिया। कहने को समय थोड़ा ज्यादा लगा, 2 से 3 महीने का समय लगा इस किताब को पूरा करने में। 2 से 3 महीने का समय लगा। तो हमें सॉरी, किताब को पूरा करने में हमें 2 से 3 महीने का समय लगा हमें। लेकिन जब किताब बन के आई, जब मेरे पास पहली बार किताब आई, तो किताब देखते ही बहुत खुश हो गया मैं। लेकिन हाँ, किताब की प्रिंटिंग में थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि किताब हम जैसा चाह रहे थे वो वैसा प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक साधारण किताब की तरह से प्रिंट कर दिया था उसको। फिर 2-3 बार डिस्कशन हुआ हमारा लगातार किताब को लेके, हमने 2 या 3 बार प्रिंट करवाना पड़ा हमें उनसे। लेकिन जब किताब बन के आई तो सच में दिल खुश हो गया उसे देख के। और किताब पढ़ते पढ़ते उसकी कई गज़लें बहुत पसंद आई। और कुछ मैं आपको एक दो शेर उसके पढ़ के सुनाता हूँ, 1-2 गज़लों के, आप मतलब बहुत पसंद आएगा आपको भी। नहीं लगता कोई पैसा नहीं लगता, नहीं लगता कोई पैसा नहीं लगता, तुम्हारा नाम लेने में कोई खर्चा नहीं लगता, तुम्हारा नाम लेने में कोई खर्चा नहीं लगता। तो श्रृंगार की गज़ल और ये मतलब इस तरीके की शायरियाँ मिल जाएँ तो कोई मतलब अगर 18-20 साल का लड़का भी हो ना या लड़की भी हो, तो वो अपने आप को जोड़े बिना नहीं रह सकती गज़लों से। कहते हैं साहित्य उम्र के साथ और मतलब बेहतरीन होता चला जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है, साहित्य की बेहतरीनगी और बढ़ती जाती है। तो वीसी राय सर की किताब, ये जब गज़ल का संग्रह जो पढ़ेगा ना, उसे बिल्कुल ये बात आत्मसात होती लगेगी लोगों को। और एक शेर और मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अगर हो प्यार की बातें समय तो थम सा जाता है, अगर हो प्यार की बातें समय तो थम सा जाता है, कभी ठहरा नहीं जो वक्त वह लगता नहीं जाता, कभी ठहरा नहीं जो वक्त वह चलता नहीं लगता, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी पढ़ना सिखाते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं तो कभी पढ़ना सिखाते हैं, नया बच्चों के संग में खेलता बूढ़ा नहीं लगता, नया बच्चों के संग में खेलता बूढ़ा नहीं लगता। तो मतलब कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने दादा पोते के रिश्ते को जोड़ा है गज़लों में। और कोरोना वाली गज़ल जब भी आप पढ़ेंगी ना, तो आपको लगेगा अरे वाह क्या लिख दिया सर ने। तो इस तरीके से चीज़ों को, वो कोरोना वाली गज़ल में पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाठक खुद उसे पढ़ें और अपने आप को देखें कि कोरोना को भी क्यों गज़लों में ऐसे लिख सकता है क्या। तो मतलब मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक दो लाइनें और पढ़ देता हूँ सर की किताब से, जो मुझे बड़ी पसंद आई थी इसमें। है मिली रब से ये प्यारी ज़िंदगी, है मिली रब से ये प्यारी ज़िंदगी, हँसते गाते ही गुजारी ज़िंदगी, हँसते गाते ही गुजारी ज़िंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर को इस किताब के लिए। और मेरा मतलब निश्चित रूप से ये मेरा अनुमान है कि जो भी पढ़ेगा इसे बहुत दिल से पढ़ेगा और लोगों को कहेगा पढ़ने के लिए। तो सर मैं उम्मीद करूँगा कि सबको मेरी बात पसंद आएगी और हर कोई इसे पढ़ेगा। धन्यवाद। विक्की जी ने देखिए कहते हैं पुस्तक जो है उन्होंने प्रारूप दिया है, इसको मूर्त रूप दिया है। सर की जो लेखनी थी, सर का जो भाव थे उसको पूरा पिरो के उन्होंने प्रस्तुत किया है। जब हम उनके विचार सुन रहे थे तो बड़ा ही एक अच्छी चीज मैंने मतलब पकड़ी उसमें। वो मैं अभी अपने जब मैं मतलब आखिर में संबोधन करूंगी तो मैं जरूर जोड़ूंगी उसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना हर आदमी अपने क्षेत्र का माहिर होता है। मतलब कहते हैं ना जिसकी विधा उसी को भाए। मतलब आप ठीक करते रहिए और बिजली वाला मिस्त्री आएगा, वो एक पेचकस घुमाएगा, वो ठीक कर देगा और आप उसी में दिन भर लगे रहेंगे, आप नहीं ठीक कर पाएंगे। तो वही कहते हैं कि जिसकी चीज होती है उसी को सुहाए। तो वही बात आज विक्की जी की जब मैं बातें सुन रही थी तो मेरे को एकदम वो चरितार्थ होते हुए लगी। और कहीं ना कहीं हर आदमी अपने जिस क्षेत्र में वो मेहनत करता है, जिस क्षेत्र में वो कार्य करता है, वो उसका माहिर होता है। और ऐसा विक्की जी की बातों से बिल्कुल महसूस हुआ। और विक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना एक बार वो भी बता दीजिए, मतलब इतनी बातें आपने करी तो सर की जो पुस्तक है आपने उसको प्रकाशित तो की, अपना वो नाम और वो भी तो बता दीजिए, वो भी सबको सुनना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगी वो आप ही बताएं अपने मुख से। हमारा प्रकाशन जो है उसका नाम है यूनिक फील प्रकाशन।
और यह सारा काम हमारा मुंबई से होता है, सब कुछ प्रिंटिंग और सारा काम हमारा मुंबई से होता है। क्योंकि जी। जब से कोरोना आया तो सारे जो भी हमारे सदस्य थे टीम के, सभी अपने-अपने घर से काम कर रहे हैं। तो जो जी। किताब की डिज़ाइनर हैं, वो कनिका शर्मा नाम है उनका, जिन्होंने कवर डिज़ाइन किया है और बुक के जी, अंदर भी डिज़ाइनिंग उन्होंने की है, वो दिल्ली से हैं। मैं खुद दिल्ली ही रहता हूँ, जी, रहता था, लेकिन अभी चूँकि जब से कोरोना हुआ तो मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ। मेरा घर जी, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। जी, 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 यह और बाकी हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो सभी मुंबई रह रहे हैं। तो प्रिंटिंग का काम और वहाँ से बुक का डिस्पैच का काम सारा वो मुंबई से ही देखते हैं लोग। तो बहुत-बहुत प्रकाशन हमारा धन्यवाद। लगभग 7 से 8 साल का अनुभव रहा है। जी, जी, और मेरा चूँकि मेरा व्यक्तिगत सिर्फ साहित्य से मैं खुद जुड़ा हूँ, मैं खुद कविताएँ करता हूँ। कविताओं से मैं लगभग 4 से 5 सालों से काफ़ी एक्टिव होके जुड़ा हुआ हूँ। रेडियो जी, सिटी के लिए, रेडियो सिटी जयपुर के लिए मैं कविताएँ करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं कविताओं और गज़लों के साथ में बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ उनके लिए। यही मेरा प्रयास है। विक्की जी, 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 इसमें बहुत-बहुत विक्की जी, इस पुस्तक में मुझे एक चीज बस थोड़ी कमी लगी कि जी, गजल बताइए। नंबर 25, गजल नंबर 25 और जी, गजल नंबर 27 दोनों एक ही गजल जी। है, 2 बार छाप दी वो आपने। जी, जी सर, हमने उसको करेक्शन कर दिया है। जी, हमने क्या करेक्शन कर दिया है और रीप्रिंट में वो जो रीप्रिंट आएगा वो सही होके आएगा। वो हाँ जी जी, जी जी। जैसे ही हमें वीसी राय सर ने बताया कि ये एक ही गज़ल 2 बार आ गई है, हमने उसको मैंने तुरंत सही उनको किया और दिया था और जी, मैंने कहा 100 नए गजलों की प्रिंट जगह में 99 ही रही इसमें, इसलिए जी, जी, नए प्रिंट में हमने वो सही कर दिया है। नए प्रिंट में हमने ये सही आपके कर पास दिया है। है और जी, जी, नए प्रिंट में हमने सही कर दिया है उसको। जी, हाँ, वो जी, उन्होंने मुझे बहुत-बहुत बता दिया था। आभार विक्की जी, जी जी, जी। आपका, आपने बहुत अच्छे से जी, जी। बताया जो मेरा आग्रह था उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए जी, सबने बिल्कुल, अपने-अपने बिल्कुल। उद्गार बताए, तो अब सरिता जी आप की बारी थी, आप चली गईं, आएँ अपनी बात कहें सरिता जी, फिर मैं सर को आमंत्रित करूँगी। हाँ, जी, सरिता जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग चाहते हैं कि इससे पहले हम लोग राय सर को सुनते हैं, हाँ, हाँ, उनका क्या विचार है, उनकी पुस्तक है, और सर को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। सर का हुँ। स्वागत है। तो आप नहीं सर कुछ की तरफ पढ़ेंगी क्या? आप नहीं कुछ नहीं, कहेंगी? पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी, अच्छा, पढ़ूंगी मैं आखिर भी। में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर आदरणीय वीरेंद्र राय नया सर जी जो हैं सर, जिनकी पुस्तक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बसंत की खुशबू, तो आइए हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं सरिता त्रिपाठी जी के इस फेसबुक लाइव पटल पे। तो आदरणीय वीरेंद्र सर, आइए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपनी बात कहें और बताएं आपको कैसा लगा। सबने अपने-अपने भाव व्यक्त किए। मैं और सरिता जी अभी बाद में कुछ कहेंगे। आपका स्वागत है। आइए सर, वीरेंद्र सर, मंच आपको समर्पित करती हूँ। नमस्कार महिमा जी। नमस्कार। सरिता त्रिपाठी जी ने तो दिसंबर में मेरा एक एकल काव्य पाठ करवाया था अपने पेज पर। तो वो तो 1 घंटे का एकल काव्य पाठ हुआ था। 1 घंटे इन्होंने सुनी थी मेरी रचनाएं उस समय। तो अभी लोगों के विचार सुन रहा था। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ना लिखना आती, बस और ना साहित्यिक हिंदी आती है। ये भी है कि मैंने कोई साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, तो साहित्यिक हिंदी भी नहीं आती और ना उर्दू आती। बस बोलचाल की जो अपनी भाषा है, जुबान है, चाहे वो उसको हम हिंदी कहें या हिंदी मिश्रित उर्दू कहें या उर्दू मिश्रित हिंदी कहें, इसी में मैं अपनी बात कहता हूँ। और इसके लिए मुझे प्रोत्साहन मिला था कोई बहुत बड़ी उर्दू वाली हस्ती से। सन 1980 में मुझे पहली बार मेरे उस्ताद ने एक बड़े मुशायरे में प्रेजेंट किया था। मैंने एक गज़ल पढ़ी और कहा कि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, हो सकता है मैंने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए हों या गलत उच्चारण हो रहा हो। तो राज इलाहाबादी साहब उसमें थे मौजूद। उन्होंने कहा कि आप हिंदी उर्दू में फ़र्क बिल्कुल मत करिए, आपकी ज़ुबान ये गज़ल की ज़ुबान है, आप इसमें ही कहते रहिए, यही हिंदी है और यही सलीस उर्दू है।
और तमाम अदीब उर्दू के वाले भी ऐसी ही जुबान में कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि क्लिष्ट उर्दू के शब्द घुस से आते हैं। तो मेरी जुबान के बारे में ये जो बात हुई, और इसके बाद में यही चीज मेराज फैजाबादी ने फौरन इस बात को पकड़ा कि आपकी जुबान बिल्कुल गजल की जुबान है। तो मेरे उस्ताद रामेश्वर सिवानी साहब ने कहा कि क्यों ना हो भाई मेराज, ये तो आप ही के शहर के हैं, लखनऊ के। तो ये बात उस समय में मेरी भाषा के बारे में हुई थी 1980 में। तो वो याद है, पहली किताब की भूमिका में मैंने ये कोट भी किया था अपने सफर में। अच्छा खैर, किताब का नाम है खुशबू बसंत की। तो मैं एक छोटी सी गजल खुशबू पर प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। देखें, बसी है मेरी सांसों में, बसी है मेरी सांसों में तुम्हारे प्यार की खुशबू, बसी है मेरी सांसों में तुम्हारे प्यार की खुशबू, न जाने किस जन्म के आपसी इकरार की खुशबू, न जाने किस जन्म के आपसी इकरार की खुशबू, न जाने किस जन्म के आपसी इकरार की खुशबू। और शेर देखें, छिपी कस्तूरी है अंदर, छिपी कस्तूरी है अंदर, अब भटकता है जहां भर में, छिपी कस्तूरी है अंदर, भटकता है जहां भर में, नहीं पहचान पाता है कोई भी यार की खुशबू, नहीं पहचान पाता है कोई भी यार की खुशबू, नहीं पहचान पाता है कोई भी यार की खुशबू। और खुशबू के बारे में देखें, चमन से बेले की कलियां चुनी, चमन से बेले की कलियां चुनी और हार में गूंथी, चमन से बेले की कलियां चुनी और हार में गूंथी, तुम्हारी जुल्फ में सजकर ही फैले हार की खुशबू, तुम्हारी जुल्फ सजकर ही फैले हार की खुशबू, तुम्हारी जुल्फ में सजकर ही फैले। और प्रकृति ने भर दिया धरती का आंचल देख फूलों से, प्रकृति ने भर दिया धरती का आंचल देखो फूलों से, घुली है अब फजाओं में तो हर सिंगार की खुशबू, घुली है अब फिजाओं में तो हर सिंगार की खुशबू, घुली है अब फिजाओं में। और मक्ते का शेर है, जकड़ रखा है, जकड़ रखा है जकड़ रखा नया है जिसके पेचो खम में दिल मेरा, जकड़ रखा नया है जिसके पेचो खम में दिल मेरा, कफस में याद कर लेता हूँ जुल्फे यार की खुशबू, कफस में याद कर लेता हूँ जुल्फे यार की खुशबू, कफस में याद कर लेता हूँ जुल्फे यार की खुशबू, बसी है मेरी सांसों में तुम्हारे प्यार की खुशबू, बसी है मेरी सांसों में। तो ये तो एक छोटी सी रचना हुई है। वाह 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 वाह, बसंत के बारे में भी कुछ कहना चाहिए, लेकिन अब बसंत तो बीते हुए भी 3 महीने बीत चुके हैं। अब तो सावन की बात है, तो सावन पर एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो सावन के लिए और इस जमीन पे की एक गजल का शेर इसने कोट किया था असर भाई ने कि कश्मकश घड़ी दर घड़ी देखिए मोड़ लेती है क्या जिंदगी देखिए। तो असर भाई उसी जमीन पर एक और गजल है, जरा देखो शायद अच्छी लगे, सावन की है। बदली गजरी सुनाने लगी देखिए, बदली कजरी सुनाने लगी देखिए, और बिजली होकर मगन नाचती देखिए, बिजली होकर मगन नाचती देखिए, बदली कजरी
सुनाने लगी देखिए, और बिजली होकर मगन नाचती देखिए। और आज सावन की रिमझिम झड़ी देखिए, आज सावन की रिमझिम झड़ी देखिए, और अपने हाथों में मेहंदी रची देखिए, अपने हाथों में मेहंदी रची देखिए। और मेहंदी के मोतियों से भरी अंजुरी, मेहंदी के मोतियों से भरी अंजुरी, भाग्यशाली है ये अंजुरी देखिए, भाग्यशाली है ये अंजुरी देखिए, भाग्यशाली है ये अंजुरी। और झूले के पेंग से धानी चुनरी उड़ी, झूले के पेंग से धानी चुनरी उड़ी, पकड़े रेशम की रस्सी सखी देखिए, पकड़े रेशम की रस्सी सखी देखिए, पकड़े रेशम की रस्सी सखी देखिए। और मकता है, पीस लाया नया प्यार से पत्तियां, पीस लाया नया प्यार से पत्तियां, रंग लाए हिना क्या अभी देखिए, रंग लाए हिना क्या अभी देखिए, रंग लाए हिना क्या अभी देखिए, अपने हाथों में मेहंदी रची देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। डॉक्टर महिमा जी ने जितने अच्छे से संचालन किया है कार्यक्रम का, और सरिता त्रिपाठी जी ने तो कार्यक्रम का आयोजन ही किया, और महीने भर से ज्यादा पहले से उन्होंने बुक कर लिया था ये प्रोग्राम, लेकिन इसकी डेट वेट देने में मेरी ही कुछ मजबूरियां रहीं कि अब इतने दिन बाद हो पाया है। बहुत बहुत आभार। और बड़े भाई कृष्ण कुमार बेदल साहब के मैं बड़े भाई कहता हूँ, और ये मुझे भाई साहब कहते हैं। तो फर्क ये है दोनों में कि उम्र में मैं इनसे 2 साल बड़ा हूँ, और लेकिन कविता की फील्ड में इनकी उम्र 6 दशक से ज्यादा की है, और मेरी उम्र 4 दशक की है, तो 2 दशक ज्यादा सीनियर है मुझसे। और इसके अलावा पारिवारिक क्षेत्र में मेरे ये विवाह की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी 2018 में, और जबकि ये हमारे बड़े भाई की 2014 में मन गई थी, यानी इनकी शादी 1964 में हुई थी, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। और पूरी जन्मपत्री बता दी आपने। तो शरद तेलंग जी मेरे बहुत पुराने फेसबुक के ही मित्र हैं, लेकिन फोन पर बातें होती रही हैं। मैं समझता हूँ शायद सन 12 या 13 में हम लोग जुड़ गए थे आपस में। इनके किताब थी एक गुस्से में है भैंस, ये हास्य व्यंग्य की किताब गुस्से में है भैंस। तो मैंने इनको कहा कि मेरी किताब में भी एक लेख है, भैंस बड़ी बलवान। उस पर चर्चा हुई, भैंस बड़ी बलवान, और इन्होंने कहा गुस्से में है भैंस। और उनकी बात बिल्कुल सार्थक है कि गाय को तो माँ कहते हैं सब लोग, गौ माता है, गौ माता है, और भैंस का दूध ज्यादातर लोग तो भैंस का ही पीते हैं, सारी डेयरियों में भैंस का ही दूध आता है, और वहां से हम लोग लेते हैं। लेकिन उनको भैंस को माता नहीं तो मौसी कहा जाए कम से कम, तो इस बात का गुस्सा भैंस को है। अच्छा बहुत बहुत अभी कुलदीप नारायण सक्सेना जी भी दिख गए, बधाई देते हुए आप सबकी बधाइयों के लिए और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। अब क्या हो, टाइम भी काफी बीत गया, 1 घंटा 20 मिनट हो ही गए हैं हम लोगों को जुड़े हुए। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। सरिता पुनः हम एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं देते हैं, और आपको हम फिर से एक बार शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यूं ही आप लिखते रहिए, ऊर्जावान रहिए, लिखते रहिए, और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहिए। आप बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, हम ये कहना चाहते हैं। सबके ऊपर ईश्वर की कृपा, सबके परिवारों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ठीक है, नमस्कार है। अच्छा, अब इसके कार्यक्रम का
लिए सरिता और जी, मैं सरिता जी से आग्रह करूंगी कि वो कुछ शब्द कहें, फिर मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। मैं सरिता जी जी से आग्रह महिमा करती हूँ जी, कि कुछ कहें। जी सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र राय सर की जो पुस्तक है हाँ खुशबू बसंत की, उसके लिए बहुत हाँ बहुत बधाई ये देती लीजिए, हूँ। हाँ, जो लोग भी जी हैं जी सबके सर, लिए जी पुस्तक सर, दिखाते हैं। अब जी इसका ग्रुप फोटो आप ले लीजिए किस तरीके से। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसको फिर हम तो लोग न्यूज में महिमा डालेंगे। जी, अच्छा, हाँ हाँ जी हाँ, वो आ गया पूरा, पूरी हो गई जी पुस्तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो विक्की जी को जोड़ लीजिए। सरिता जी, अगर विक्की जी हो तो उन्हें जोड़ लीजिए। अब ये पुस्तक हम समझते हैं अमेजन पर भी लॉन्च हो ही गई है। हाँ। ये विक्की प्रस्ताव जी भी है, लेकिन विक्की जी अभी वीडियो ऑफ किए हुए हैं। हाँ, और ठीक मैंने है। जो है इस पुस्तक का अमेजन का लिंक भी इस वीडियो के उसमें दे रखा है, तो आप लोग वहां से लिंक से जा सकते हैं। जो भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, वो लोग अमेजन पे क्लिक करके इस पुस्तक को और प्राप्त कर सकते हैं, मंगा पुस्तक का सकते हैं वहां से। अच्छा लगे वो लोग भी ये प्रशांत जी को संपर्क कर सकते हैं अपनी बिल्कुल हाँ अपनों के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर की जो सर से मैं भी फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ, और सर की जो कविताएं हैं मैं पढ़ती रहती हूँ, सर लिखते हैं, और मैं उससे मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने, जैसा कि सर ने बताया, मैंने सर को आग्रह किया कि सर एक बार आप जरूर एकल काव्य पाठ के लिए आइए हमारे पटल पर, और सर ने स्वीकार भी किया था और सर ने सुनाया था। तो हम जो है बहुत आनंदित हुए थे। और मैं अक्सर, जो सर का एक ग्रुप है, ये गोपाल दास नीरज जी की जो गजल की रचनाओं का है, उसमें सर पोस्ट करते रहते हैं और मैं अक्सर पढ़ती हूँ। अच्छा, ठीक, सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। और इसमें से मैं सर विक्की सर की जो पुस्तक है, इसमें 100 गजल जो है प्रकाशित हैं। और जैसा कि सर ने कहा, मेरे उर्दू के जो शब्द हैं उनका मेरा उच्चारण मेरा ठीक नहीं है, अगर मैं कुछ गलत पढ़ती हूँ तो आप लोग हमें माफ करिएगा। और मैंने एक गजल जो है इसमें ढूंढी है पढ़ने के लिए, पेज नंबर 75 पे है, गीत तुमको एक सुनाने के लिए। तो मैं आप लोग के समझ रखना चाहती हूँ, तो पढ़ती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम बहुत समय हो चुका है, तो हम लोग अब समापन की तरफ हैं। तो मैं एक छोटी सी रचना आप लोग के समझ पढ़ती हूँ, जो कि बीसी राय नया सर ने लिखा है। गीत तुमको एक सुनाने के लिए हूँ तरसता मौका पाने के लिए। गीत तुमको एक सुनाने के लिए हूँ तरसता मौका पाने के लिए। वाह, बहुत रूठ जाऊं तो मनाने, रूठ जाऊं तो मनाने के लिए आओगे तुम भी दिखाने के। रूठ जाऊं तो मनाने के लिए आओगे तुम भी दिखाने के लिए। मुस्कुराकर जिंदगी भी मांग लो, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। फूलों का रंग रूप खुशबू देख लो, फूलों का रंग रूप खुशबू देख लो। तितलियों को है लुभाने के लिए। 4 दिन तो कम दिए हैं उनने की, 4 दिन तो कम दिए हैं उनने की। 2 नियत है आने जाने के लिए, 2 नियत आने जाने के लिए। चाहिए जीवन में कुछ तो मुश्किल, चाहिए जीवन में कुछ तो मुश्किलें। अपना दमखम आजमाने के लिए, अपना दमखम आजमाने के लिए। फर्क क्या पड़ता नया मरने के बाद, फर्क क्या पड़ता नया मरने के बाद। कोई भी आए उठाने के लिए, कोई भी आए उठाने कोई के भी लिए। आए उठाने के लिए। कितनी जो है गहरी बातें की हैं सर बहुत ने। बढ़िया। और जी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं यही आशा करती हूँ कि यह पुस्तक सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इन भावों को पढ़ें और समझें, और एक
नया आयाम गढ़े। आपकी यह पुस्तक जो है चौथी पुस्तक है आपकी, 3 तो पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की संचालिका डॉक्टर महिमा सिंह को आमंत्रित करूंगी कि आप जो है सर की पुस्तक से हम लोग को कुछ सुनाएं और अपना संबोधन व्यक्त करें और कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाएं। स्वागत है आप। जी धन्यवाद सरिता जी, बहुत बहुत। और वीरेंद्र सर आपको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। और मैंने जैसा कि आरंभ में कहा था कि मैं सर की पुस्तक की एक गजल है जो मैं वो पढ़ूंगी। लगातार धन्यवाद विकी जी आने के लिए, मैं इंतजार कर रही थी आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और विनोद जी भी हो तो आ जाएं। लगाता इत्र कोई तू नहीं है। देखिए इसमें इत्र की बात की जा रही है और बहुत ही सरल शब्दों में है और बड़ा ही जुड़ाव भी है इससे, अगर आप पाठक समझ पाए। लगाता इत्र कोई तू नहीं है, तेरी सी पर कहीं खुशबू नहीं है, वाह। तेरी सी पर कहीं खुशबू नहीं है, बसी जब से तेरी खुशबू सी दिल में है, सी दिल में है, ध्यान दीजिएगा, सी दिल में है, हमें दिल पे कोई काबू नहीं है, हमें दिल पे कोई काबू कोई नहीं काबू है। नहीं है। हाँ, तबस्सुम से सजा चेहरा ही दिखता है, तबस्सुम से सजा चेहरा ही दिखता है, देखता छिपा आंखों में एक आंसू नहीं है, छिपा आंखों में एक आंसू नहीं है, है। जो सबके सिर पे चढ़ के बोलता है, जो सबके सिर पे चढ़ के बोलता है। आगे की लाइन एकदम गजब है, कोई जादू बहुत नहीं गजब है है। आगे की लाइन। तेरे जैसा कोई जादू नहीं है, बड़ी जादू गजब है। लाइन है ये, वाह, बहुत ही गजब लाइन है। सबके नया सब देती है, नया देती है गो चरके पे चरका, चरके पे चरका, ध्यान दीजिएगा। तू कहता आंखों में जादू नहीं है, तू कहता आंखों में जादू नहीं है। वाह, तो भाई इतनी इतनी बातें हैं इसमें, इसको अगर आप समझ पाए तो दिल की बड़ी नायाब और बेहतरीन बातें हैं इसमें। और दुनिया इसी से चलती है, हमारे प्यार से, और प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये गजल थी, पहली नजर में मुझे भा गई थी, तो मैंने आरंभ में ही इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं पढ़ूंगी, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा। तो जैसा कि आज आप सबको पता है कि पटल पे वीरेंद्र सर की जो पुस्तक है उसका जो है खुशबू बसंती, उसका सुंदर लोकार्पण हुआ। और ये लेखक के सपनों का शिलालेख होता है, पुस्तक का जो विमोचन है वो एक शिलालेख होता है, वो लिख गया है, एक पट्टी लग गई है, शिलापट्ट लग गया है, और अब इस पे और आगे बढ़ेंगे और नए आयाम जुड़ेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो जैसे ही हम लोगों ने इस प्रोग्राम का आगाज किया तो कृष्ण बेदल साहब ने कहा कि गजल का जो विषय और रूप है बदला, और आज मतलब जो इनकी गजलें हैं वो हिंदुस्तानी कलेवर में है। जो उनकी मुख्य बातें थी कृष्ण सर की, उन्होंने ये बोला कि बोलचाल की भाषा को उन्होंने इसमें अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में, अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। और मकान और घर का जो फर्क है बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बयां किया है। इसके बाद जो है हम जब आगे बढ़े तो हमारे साथ शरद जी जुड़े, और शरद जी ने भी कहा कि इन्होंने हर विषय को छुआ है, महंगाई, राजनीति को छुआ है, हास्य को छुआ है, और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया। और जब से सबसे मुख्य बात शरद जी ने कही कि उन्होंने हर रचना में जो बात कही है उसका समाधान भी दिया, अगर समस्या बताई है तो उसका समाधान भी दिया है। फिर विनोद जी आए, विनोद शंकर जी, उन्होंने भी अपना एक अनुभव मतलब शेयर किया हम लोग के साथ, और उन्होंने बताया कि जो पहर होते, गजल के 2 पहर होते हैं, वो उनका इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से और बिना किसी दोष के किया गया है। और व्यंजनात्मक शैली जो है सर की उनकी गजलों में बहुत ही खूब है। और उन केपी सक्सेना, कृष्ण बिहारी साहब और गोपाल दास नीरज ऐसे गुणीजनों का साथ रहा है। तो साहित्य की जो सफर है उनका बहुत ही मोतियों से परिपूर्ण रहा है। तो चोली दामन का साथ भी रहा है, उनकी जो छोटी बहर और बड़ी बहर की गजलें हैं वो बहुत ही खूबसूरती से इस पुस्तक में दिखाई देती हैं। और उन्होंने एक ये भी बहुत सुंदर बात कही कि जो गजलें हैं वो अद्भुत हैं, अप्रतिम कृतियां हैं। तो सर को बहुत बहुत बधाई हो। फिर अरविंद जी ने बोला, अरविंद जी भी बड़ी सुंदर बात कही, जैसा कि हम में से काफी लोग लखनऊ से हैं, आज इस मंच पे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने साथ में काव्य पाठ भी किए हैं सर के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जो शायरी के 2 स्कूल हैं उसमें से एक स्कूल लखनऊ का भी है। तो जो लखनऊ की जो शायरी है उसके लिए उन्होंने, जैसे हम गाते हैं ना, सासू आना जरा
सासू आना चढ़वा चढ़ाने मगर जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले। तो उन्होंने इसी को लखनऊ की शायरी के लिए कहा कि जो लखनऊ की शायरी है वो आहिस्ता आहिस्ता असर करती है लेकिन बड़ी देर तक रहती है, और रूमानियत उसकी खासियत है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई अरविंद जी ने, और ऐसा ही इनकी वीरेंद्र सर की रचनाओं में है, उनकी गजलों में है कि वो आप पढ़िए, उसको समझिए धीरे धीरे, तो आपके सिर चढ़ के बोलेंगी। और फिर जो है ये बात करते करते फिर हमने और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही अरविंद सर ने कि जो शायरी है जिसमें शोर होता है या जिसमें तत्कालीन चीजें होती हैं वो थोड़ी देर तो लोकप्रिय होती है लेकिन वो उसका सफर लंबा नहीं होता है। तो ये उन्होंने एक बड़ी ही मतलब महत्वपूर्ण बात कही जो कि हम सबको समझनी चाहिए और उसको ध्यान में रख के ही अपनी रचनाओं को हमें समाहित करना चाहिए। और चूंकि जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो जैसे हम धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो ऐसे साहित्यकार भी जब कई कृतियां लिख लेता है तो उसमें भी परिपक्वता आ जाती है। तो उन्होंने ये कहा, और शायर का धर्म है कि वो लिखता रहे, लेखक का धर्म है कि वो लिखता रहे, उसका सफर अनवरत चलता रहे। फिर इसी क्रम में हमारे साथ विक्की जी जुड़े, विक्की प्रशांत जी, जिन्होंने अपने अनुभव बताए। उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर बात कही जो कि मतलब मुझे भी बहुत आश्चर्य में डाल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से अनभिज्ञ थी कि हमारा जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात हम लोगों से आज साझा की इस मंच पे, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और वीरेंद्र सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि अपनी पुस्तक पे उन्होंने इस पुष्प के वृक्ष को जगह दी और हम इसको पूरा सम्मान दे पाएंगे और कई लोग इसको आज जान पाए कि ये हमारा राजकीय पुष्प है। और सरसों के फूल वो तो हमारे पूरे प्रकृति में पूरे उसमें संचार ही है कि वो इतनी खूबसूरती लाता है। पीला रंग शुभता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, और माँ वीणा पाणी को भी वो समर्पित है। तो बसंत पंचमी तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फ्रंट पेज डिजाइन किया है विक्की जी और उनकी टीम ने मिलके। और एक बात उन्होंने और भी बहुत कही कि हर पृष्ठ पे उन्होंने उस पुष्प को बनाया है। जो पुस्तक है सर की, उसके हर पृष्ठ पे वो पुष्प है। तो मैंने अभी देखा वाकई में वो हर पृष्ठ पे अलग रंग रूप में और अलग आकार प्रकार में है। आप उसको देखेंगे तो समझेंगे। वो विक्की जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी, वो जब आप सर की पुस्तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो कृपया पुस्तक जरूर देखें। और उन्होंने एक सफेद और पीले पृष्ठ का भी उल्लेख किया जो कि बड़ा ही उन्होंने बारीकी से उसका बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कवर पेज जैसा कि उन्होंने बताया कि जब वो शुरू में आए पढ़ने लगे तो धीरे धीरे सर को जानना शुरू किया उन्होंने, और फिर जब थोड़ा और पढ़े तो वो उनसे जुड़ गए, फिर बातें होने लगी। तो कहीं ना कहीं अब एक संबंध बन गया है उन दोनों में। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और फिर जो है वीरेंद्र सर ने अपनी बात कही, उन्होंने एकल काव्य पाठ किया और सोचिए हमने जब उसे सुना था वाकई में वो 1 घंटे का था, और सरिता जी के पेज पे 20 मिनट से ज्यादा का एकल पाठ नहीं होता है, 20 मिनट बहुत हुआ तो 30 मिनट। और जब सर ने पढ़ा था तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे हो गए, और अनवरत सर पढ़ते रहे थे और सारे लोग जुड़े रहे थे। और वो बहुत ही ऐतिहासिक काव्य पाठ था जो आज भी, और हम लोग उसको दोबारा शेयर करेंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। तो सर का वो काव्य पाठ वाकई बहुत अच्छा था जो एकल काव्य पाठ था। और हमें सरिता जी ने स्पेशली बोला था कि आज का काव्य पाठ आप मिस मत करिएगा, तो मैंने भी सुना था उसको। तो बस यही है। और मैं आपकी जो सबकी बातें सुन रही थी तो कुछ मैंने भी गुस्ताखी की है 4 लाइनें लिखने की, तो मैं वो समर्पित करती हूँ सर वीरेंद्र सर आपको और आप सभी गुणीजन को। विक्की जी आप भी सुनिएगा। तो और वीरेंद्र सर ने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि उनके जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि हिंदी उर्दू में फर्क मत करो, और जो तुम्हारी भाषा है, जो तुम्हारी समझ की भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है उसमें लिखो। और सही में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई वीरेंद्र सर ने, और शायद यही उनकी कामयाबी का राज भी है, क्योंकि कहीं जब गुणीजन कुछ कहते हैं अगर आप उसको सिरोधार्य कर लेते हैं तो वो आपको सफलता के शिखर पे ले जाती है। तो देखिए आज के पूरे कार्यक्रम को मैं 4 लाइनों में समेटने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा ध्यान से। कुछ न पूछिए उसकी हस्ती क्या है। वीरेंद्र सर आपके लिए है और बाकी सारे गुणीजनों के लिए भी है। कुछ न पूछिए उसकी हस्ती क्या है, सारा हुनर हर हर्फ पर उतर आया है, सारा हुनर हर हर्फ पर उतर आया है, आके मिलो तो सही। अब लेखक आपसे ये कह रहा है कि आओ और आके मिलो। तो जब भाई हर्फ को पलटोगे पढ़ोगे तभी तो मिल पाओगे, तो आके मिलो तो सही। बाकी आगे की पंक्तियां हैं। या खुदा सलामत रहे उनका हुनर,
या खुदा सलामत रहे उनका हुनर, आंखों को जिसने दी है सजा, आंखों को जिसने दी है सजा, हर वाह। हर्फ को पढ़कर उनसे एक मुलाकात की, उनसे एक मुलाकात की। तो जब जब हम उनका एक एक पन्ना पढ़ते हैं तो वो मुझे ये सजा दे देते हैं कि एक मुलाकात अभी और, यानी अगला पन्ना पढ़ो तो फिर एक मुलाकात और। तो हर पन्ने पे वो एक वादा ले लेते हैं अनायास ही। तो ये मेरी पंक्तियां थी आपको सर डेडिकेटेड, और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर पुस्तक के विमोचन के लिए, मुझको अवसर देने के लिए सरिता जी, और इतने गुणी जनों से मिलवाने के लिए। और विकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि पलाश का पुष्प जो है हमारा राजकीय पुष्प है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम था, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी जानकारी आपने आज शेयर की। और अब मैं उस पुस्तक को जब देखूंगी तो मैं दूसरे भाव से देखूंगी, क्योंकि तब मुझे ये चीजें नहीं पता थी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और सभी गुणीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बधाई देती हूँ वीरेंद्र सर को, और अरविंद जी ने लखनऊ की जो खासियत बताई थी उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और कहते हैं लखनऊ की रवायत जो है वो बहुत ही जिंदा दिल है, और वो ये कहती है कि आओ तो सही, हम मेहमान नवाजी में भी और दोस्ती में भी अव्वल नंबर रखते हैं। तुम आओ तो सही, पत्थर भी मारोगे वो हम फूल बना के वापस कर देंगे। तो ये लखनऊ की रवायत है। तो आइए मिलते हैं हम लोग, और आज के दिन इस मंच पे सभी का स्वागत, अभिनंदन और सभी को धन्यवाद इतने खूबसूरत आज की शाम के लिए। और कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आप सब गुणीजन हैं, हम सीख रहे हैं। तो सर आपको एक बार फिर से बधाई हो, और ये कहते हुए संध्या को समापन की ओर ले चलते हैं। सर कुछ कहना चाहें आप? वीरेंद्र सर कुछ कहना है आपको चलते चलते? वीरेंद्र सर मेरे ख्याल से वो कान की वो निकल गई है सर। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और हरे भरे रहिए, सावन के इस मौसम में हरियाली का आनंद लीजिए, पौधा लगाइए, पौधा दीजिए, और पर्यावरण से भी प्रेम करिए। जो प्रकृति उपहार देती है उसको समेटना भी सीखिए, यही आज का इस पटल से संदेश है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, और एक बार फिर सभी को बधाई, और वीरेंद्र सर को खास तौर से बधाई। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। हाँ, शुभ रात्रि।